Very good morning, children. Today we'll continue with our chapter National Income, Macroeconomics. So far we have completed value-added method to estimate national income. Value-added method का दूसरा नाम product method भी है, and today we'll do income method. So as you can see on the screen, the keywords for this method are factors of production, factor payments, factor income, domestic income. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो कई बार हम बात कर चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होता है। और फॉर एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे गेट द पेमेंट्स फ्रॉम द फर्म्स। तो जो फर्म्स पेमेंट करती है तो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आएगा। हमने इसको सर्कुलर फ्लो में भी पढ़ा था, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। और जो हाउस होल्ड को लिए तो वो इनकम है तो दोनों सेम कंसेप्ट। एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अप्रोच जो है वो फॉर्म्स, जो डेफिनेशन है फैक्टर पेमेंट वो फॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, और फैक्टर इनकम जो है वो दैट इज फॉर हाउस होल्ड्स है। तो दोनों ही, जैसे लैंड के लिए बात करें तो फॉर्म को क्या पेमेंट करनी पड़ती है, रेंट। लेबर के लिए करें तो वेजेस। लेबर इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए पेमेंट क्या होती है, वेजेस। इसी तरह कैपिटल यानी मनी, उसके लिए क्या होता है, इंटरेस्ट। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर, उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो फैक्टर पेमेंट्स हैं ये तो फर्म्स हाउस होल्ड को कर रही है, और हाउस होल्ड को क्या हुआ, फैक्टर इनकम। तो इसमें लिख रहे हैं फैक्टर इनकम इज द इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना। फैक्टर पेमेंट्स क्या है, फैक्टर पेमेंट्स आर मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो है तो सेम ही दोनों कंसेप्ट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और से कैसे ये फैक्टर इनकम कनेक्टेड है। तो पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे मस्ट कंट्रीब्यूट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एंड इन दैट प्रोसेस दे गेट द इनकम, और उसको फैक्टर इनकम बोला जाएगा। और वो उनका जो सम है, जैसे इसमें डोमेस्टिक इनकम लिख रखा है तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, जिसमें हमने लिख भी रखा है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। तो इसको एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे। अब डोमेस्टिक इनकम पहले तो एक याद रखेंगे, इसका जो हम इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इकोनॉमिक्स की टर्म में हम इसको बोलेंगे। इन जनरल डोमेस्टिक इनकम है, लेकिन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट समझ जाएगा कि एनडीपीएफसी के लिए रेफर किया गया। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, और फैक्टर कॉस्ट का मतलब है ये जो इनकम है फैक्टर की, उसको यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, उसको ऐड किया है। तो ये इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट समझ लेता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज हैविंग इकोनॉमिक्स एज ए स्पेशलाइजेशन और एक लेमन से हम बात करें कि जनरल, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात तो या इकोनॉमी की बात तो इन जनरल सभी जगह होती है, सब करते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थॉट प्रोसेस, बिटवीन द अप्रोचेस ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स और एक पर्सन जिसको सिर्फ जनरल टर्म्स। तो डोमेस्टिक इनकम एक जनरल भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आप समझ जाएंगे डोमेस्टिक इनकम जो रेफरेंस है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए रेफर किया गया है। और वो उसका मीनिंग क्या है, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मतलब रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये एक, और डोमेस्टिक के लिए मैं बार बार आपको समझा, शुरू में भी मैंने उन वीडियोज़ में समझाया था आपको कि डोमेस्टिक टर्म अगर आ जाती है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। नेशनल के लिए रेजिडेंट्स का कंसेप्ट लिया जाता है। उसके लिए हम एक बार सेकंड वीडियो में हम समझ चुके हैं एक बार। तो उसको जिनको नहीं आया वो वापस से उन वीडियो पर जाएं और रिवाइज करने की कोशिश करें। उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इकोनॉमिक टेरिटरी और रेजिडेंट्स के कंसेप्ट को डिटेल में समझाया गया है। इसको बार बार हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी जिनको नहीं समझ में आया है वो उस वीडियो पर वापस जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे इन दिस मेथड, इनकम मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाए तो अगर हमें वी मस्ट एस्टिमेट फैक्टर पेमेंट्स बाय ईच सेक्टर, द सम ऑफ दीज फैक्टर पेमेंट्स इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय दैट सेक्टर, देन वी टेक सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बाय ऑल द सेक्टर्स टू अराइव एट एनडीपीएफसी। अभी क्या समझना है, सेक्टर्स जैसे सपोज करें हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी की बात करें हम, सर्विस सेक्टर की, तो एक एक सेक्टर का जब आएगा कैलकुलेशन, जब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट की फॉर्म में आएगी तो हम उसको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। और जब सभी सेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं तो उसको एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, जो सम है सभी सेक्टर्स का। तो
अब कंपोनेंट्स क्या है फिर डोमेस्टिक इनकम के किसी भी इकोनॉमी के लिए? तो पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ को जो इनकम हो रही है। दूसरा रेंट से जो इनकम है, रॉयल्टी से जो इनकम है, इंटरेस्ट से जो इनकम है, प्रॉफिट्स है जो इनकम एंटरप्रेन्योर के लिए है, और मिक्स्ड इनकम क्या है, ये कंसेप्ट पहली बार आया कीवर्ड। ये हमको नहीं पता है, ये इसके लिए हम एक सेपरेट स्लाइड आएगी तब हम डिटेल में समझेंगे। अभी एक बार से दोबारा से इसको देखो, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इनको आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यानी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय एक तरह का वेजेस जो मैंने बोला था, जो एम्प्लॉयज़ को इनकम होती है, जैसे सैलरीज बोला जाता है। लेकिन ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हम डिटेल में समझेंगे एक बार। ये मेन एक्ट्स मैंने आपको लिखवाए हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। नोट में क्या लिख रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस एक टर्म यूज होती है, फिर से एक नया कीवर्ड आ गया, इज द सम ऑफ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो अगर हम इनका सम कर देंगे तो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की जगह हम ऑपरेटिंग सरप्लस लिख सकते हैं, या आगे जाके भी हम देखेंगे स्लाइड में कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिखा जा सकता है। एनडीपीएफसी के अब एक बार और से हम अभी तो एक बार हम कंपोनेंट देख चुके हैं, देखिए आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, लेकिन यहाँ देखो आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के भी दो सब हेड्स यानी सब कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं। एक है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड। इन कैश यानी इन द फॉर्म ऑफ मनी, काइंड मतलब अदर देन मनी, जैसे इन द विलेजेस समटाइम्स दीज लेबरर्स दे गेट द फूड ग्रेन इंस्टेड ऑफ द मनी, मतलब उनको if they are we can say टेनेंट वर्कर, वहाँ पर वो काम कर रहा है या लेबरर है इन द फील्ड, तो समटाइम्स इन जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, लेकिन आप बार्टर में तो ये होता है कमोडिटी फॉर कमोडिटी है, यहाँ सर्विस के अगेंस्ट पे कमोडिटी मिल रही है। द लेबरर इज प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड दैट जमींदार इज पेइंग इन काइंड मतलब दैट फूड ग्रेन, उसको 2 बोरी या 4 बोरी या 5 बोरी अनाज दे दिया जाएगा। तो वेजेस एंड सैलरीज समझ में आ गया हमारे को, लेकिन मेन हेड ध्यान रखना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डबल काउंटिंग का कंसेप्ट है। डबल काउंटिंग अब आप समझ चुके हो, एक बार जो काउंट कर लिया गया है उसको दोबारा नहीं करना है। तो अगर मेन हेड दे दिया गया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो अगर उसको काउंट कर लिया गया है तो फिर आप वेजेस एंड सैलरीज को काउंट नहीं कर सकते हैं, डबल काउंटिंग कहलाएगी। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स भी नहीं कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं लिया जाएगा इफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मैं ये आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, यानी कि एक बार ध्यान से दोबारा सुने। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी दे देते हैं, यानी कंपनसेशन मतलब जो उनको कंपनसेट किया जा रहा है सर्विस के लिए, जो वो सैलरीज भी हो सकती हैं और वो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आप दे रहा हूँ मैं आपको, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसमें जैसे आपको दिख भी रहा होगा सेकंड पॉइंट में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स लिखा है, एम्प्लॉय नहीं लिखा है यहाँ पर। इसका कंसेप्ट ये है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मतलब कि व्हेन देयर इज अ फाइनेंशियल नीड और वी कैन से फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन द ओल्ड एज और इन द वी कैन से डिफिकल्ट फाइनेंशियल टाइम्स। अगेन इन इसमें मुझे हर करीब वीडियो में ये कोविड सिचुएशन का इसको बताना पड़ रहा है आपको। उसका कारण ये है कि इस सिचुएशन में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की रेगुलर सैलरीज जो आ रही थी वो रुक गई क्योंकि प्रोडक्शन रुका। अब तो आप एज इकोनॉमिक स्टूडेंट समझ चुके हैं कि प्रोडक्शन है तो फैक्टर पेमेंट है, अगर प्रोडक्शन नहीं है तो फैक्टर पेमेंट भी नहीं है। क्योंकि फैक्टर पेमेंट कब किया जाता है, अभी हमारे को समझ में आ गया, अगर आउटपुट है तो देन ओनली द फर्म्स पे द हाउसहोल्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान पेमेंट किए जाते हैं। अगर प्रोसेस ही रुक गया प्रोडक्शन तो फिर पेमेंट किस तरह के, तो इस तरह इंडिया में पिछले 4 महीने 5 महीने से प्रोडक्शन, अभी तो वापस उसको शुरू कर रहे हैं, कर भी दिया है, लेकिन हाँ मैं आपसे लॉकडाउन की सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। जब आप सबको पता है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिस बैच दे कैन इजीली अंडरस्टैंड द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट कभी भी इंडिविजुअली माइक्रो लेवल पे इम्पैक्ट नहीं डालते थे, जो इज
तो कोविड सिचुएशन के दौरान माइक्रो यानी एक एक हाउस होल्ड पर इम्पैक्ट आ गया। तो मैं आपको समझाना चाह रहा था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, इसका मैंने एग्जांपल दिया था प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, शॉर्ट में बोलते हैं उसको पीएफ। इसमें लिखा है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। इसका मीनिंग ये होता है कि जब सैलरीज, जब जो भी इनकम है किसी भी एम्प्लॉय की, तो उसका एक पार्ट बाय द लेबर लॉ बोला जा रहा है। ये फॉर्मल सेक्टर में होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज और इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज क्या होते हैं। लेकिन हाँ, आपको पता है जो फॉर्मल सेक्टर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, दे आर ऑल आर फॉर्मल्स, और इनफॉर्मल में ये लेबरर्स आ जाते हैं, डेली वेजर्स आ जाते हैं। उसको हम तभी उसी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सीखेंगे। लेकिन हाँ, लेबर लॉ का जो ज़्यादा जो इस पर फोकस है, क्योंकि एक तो इंडिया इज अगेन जोग्राफिकली वास्ट कंट्री, वो लगना तो इनफॉर्मल सेक्टर में भी चाहिए, लेकिन दे कैनॉट कवर। तो वो लेबर लॉ यानी फिर बाद में मॉनिटरिंग भी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोविड सिचुएशन में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जो सोशल सिक्योरिटी देता है। ज़्यादातर ये रिटायरमेंट पे मिलता है, लेकिन अभी प्रोविडेंट फंड जो डिपार्टमेंट है, अगेन ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो कंट्रीब्यूशन तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉयज का जाता है और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज का भी पीएफ होता है। तो दोनों सेक्टर के ही जो एम्प्लॉयज थे उनको हिट हुआ, फाइनेंशियल हिट हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस आया। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज को थोड़ा कम हुआ, प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा इम्पैक्ट रहा। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोविडेंट फंड था, दे गॉट द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी मतलब फ्रॉम द पीएफ दे कैन गेट द फंड्स। उन्होंने कोविड के लिए एक स्पेशल प्रोविजन उन्होंने प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट ने उसको ऐड करा आफ्टर दिस सिचुएशन। एंड जो अमाउंट जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इसका मतलब एवरी मंथ जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। वो परसेंटेज होती है, एग्जैक्ट लेबर लॉ से उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैं आपसे एज्यूम फिगर बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय के लिए 1000 रुपीज़ एम्प्लॉयर जो है उनको जमा कराना है, क्योंकि उस एम्प्लॉय का भी उस परसेंटेज की वजह से जो लेबर लॉ ने जो बताया गया है लेबर लॉ में, तो अगर 1000 रुपये एम्प्लॉय के कट रहे हैं, तो सपोज करें अगर उनकी सैलरी 10,000 है तो 1000 रुपये प्रोविडेंट फंड में जाता है हर महीने। तो 1000 रुपये एम्प्लॉयर को भी ऐड करना, कॉन्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन 2000 रुपये हर महीने प्रोविडेंट फंड में जाएगा। तो एक साल में कितने हो गए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 साल में कितने हो गए, 10 साल में कितने हो गए। ये सिंपल छोटा सा मैंने 1000 का अमाउंट लिया है। ये अमाउंट थोड़े और बड़े होते हैं, 4-4, 5-5 हज़ार तक प्रोविडेंट फंड में, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इनकम, द लेवल ऑफ सैलरी जा सकता है। तो क्या सीखा, अगर इस तरह से 3 से 4 हज़ार हर मंथ जा रहा है तो एक बहुत बड़ा अमाउंट इन लैक्स विल प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी और नॉट। तो वो उन्होंने प्रोवाइड करा। तो अभी कोविड सिचुएशन में दोज एम्प्लॉयज who lost their jobs or their salaries are not coming, तो in that case provident fund department खुद आ गया है। उन्होंने बोला कि आप normally there are cases जब आप provident fund का नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कोविड केस को उन्होंने सीरियसली लिया और ये एक ऑप्शन उन्होंने बोला कि पीएफ डिपार्टमेंट में आप अपने अकाउंट में, क्योंकि आपका खुद का अकाउंट होगा, वो आप निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। अब अभी मैंने आपसे समझाया था कि इंडिया में रिवर्स माइग्रेशन हुआ जो 15 दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाए, और दैट इज अराउंड, ये बहुत बड़ा एक नंबर है, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ बात हम क्या कर रहे हैं, हम इनकम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे आपको समझाना पड़ा। तो इनकम का मेन हेड तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, उसका सब कंपोनेंट वेजेस एंड सैलरीज है, और क्योंकि सैलरी में से ही पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन जाता है तो वो एक अलग हेड को लिया गया है। लेकिन इसमें सीखने वाली ये बात है, और क्योंकि न्यूमेरिकल में भी वो कंफ्यूज करेगा आपको, वो आपको लिख देगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज, तो वो आपको नहीं लेना है। तो दैट इज जस्ट टू मेक यू मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट, और यहाँ पे उसको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए किया क्योंकि एम्प्लॉय को क्यों नहीं लिया, फिर सवाल ये होता है कि सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का लिया है तो एम्प्लॉय का क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर इसमें क्या बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा हमको। रूल ये कहता है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है तो एम्प्लॉयर उसके ऊपर से कंट्रीब्यूट करेगा। ऊपर से मतलब अगर 10,000 है तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर को एज ए लॉ उनको
पीएफ के अकाउंट में डालने पड़ते हैं, तो 11,000 हो गए टोटल। तो इसलिए उसको एम्प्लॉयर वाला 1,000 भी लेना पड़ा, तो 10,000 प्लस 1,000 वेज मान लिया हमने 10,000। तो अगर वेज में से एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करिए तो 10,000 वेज थी, तो अभी उसको 9 मिल रहा है, उसको इन हैंड सैलरी बोलते हैं, 1,000 उनका पीएफ में जा रहा है। तो वो तो 10 पहले ही इंक्लूड कर चुके हैं ना हम, तो वेजेस एंड सैलरी में 10,000 बोल रहे हैं, उसमें हम वो 1,000 एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो 2 फिर डबल काउंटिंग होगी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इन क्वेश्चंस में वो हमारे से डबल काउंटिंग करवाता है, यानी डबल काउंटिंग मतलब एक बार जो काउंट हो चुका है वेरिएबल या कंपोनेंट, उसको दोबारा उसके सब हेड या सब कंपोनेंट के थ्रू न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज करने के लिए काउंट करवाता है। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है वो उसको भी काउंट कर लेंगे, उनको डिफरेंस ही नहीं पता है एम्प्लॉयर के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में, तो वो क्या न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा मैंने आपको मेन हेड क्या बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो अगर मेन हेड आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिल चुका है न्यूमेरिकल में, तो वेजेस एंड सैलरीज भी देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको नहीं लेना है। डबल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डबल काउंट करवा रहा है क्या मेरे से। तो अगर आंसर आ रहा है यस कि डबल काउंटिंग हो रही है, सब हेड भी है मेन हेड भी है, तो सब हेड नहीं लेते हैं, मेन हेड को ले लेते हैं, मेन कंपोनेंट को ले लेते हैं। सिमिलरली रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के लिए नीचे नोट में दिख रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस है, तो कई क्वेश्चंस में वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी दे देगा और साथ में कोई एक दे देगा, रेंट दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा, फिर आपको कंफ्यूज करे। तो आप फिर वही जो नहीं पढ़ते हैं वो सब लेके बैठ जाएंगे, बोले हमने पढ़ रखे हैं कंपोनेंट, इतना तो पढ़ा था जल्दी जल्दी में कि रेंट एंड रॉयल्टी भी था, इंटरेस्ट भी था, प्रॉफिट भी था, ऑपरेटिंग सरप्लस सारे ले लो, और मिल गया 0। देखो इकोनॉमिक्स की बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा सा जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, इतना कोई ज्यादा तो है नहीं। कंपोनेंट देख लो कितने से गिने चुने कितने मिल रहे हैं, इधर देखो तो कितने आ रहे हैं, उसमें से भी वो मेन हेड आ रहा है, इधर 5 दिख रहे हैं मेरे को, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फिर ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए कंपनसेशन के लिए मैंने बता दिया सब हेड देगा, तो मैंने दे रखे हैं आपको, तो आपको ध्यान रखना है, बोले सब हेड दे रखे हैं और मेन हेड भी दे रखा है, तो मेन कंपोनेंट लेना है, यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके इसमें वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अगर कई क्वेश्चंस में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं देगा, वेजेस एंड सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, और हो सकता है किसी क्वेश्चन में सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज ही दे, तो देन ऑल्सो यू कैन इंक्लूड वेजेस एंड सैलरी। हाँ, लेकिन अगर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दे रखा है और ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है, तब तो आप इन सबको ऐड करेंगे, क्योंकि सबको ऐड करना है, देखो ध्यान से, ठीक है ना, कंपोनेंट्स हैं तो इनको ऐड करेंगे तभी तो कहां पहुंचेंगे, एनडीपीएफसी। तो एक और याद रखने की बात है, जो कैलकुलेशन आ रही है वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस चार्ट में आप, अब मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ रहा है, कौन से चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला एनडीपीएफसी कहां दिख रहा है क्या कहीं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, ये एरोस जो मूवमेंट दिखा रहे हैं तो हम उस साइन को लेते हैं, और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ साइन को उल्टा करेंगे, उस वक्त प्लस को माइनस कर देंगे। अगर ऑपोजिट साइन, अभी इस जो एरो डायरेक्शन दिखा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूवमेंट करनी है, तो मूवमेंट में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट मेथड था, वैल्यू एडेड मेथड, जीडीपी एमपी दिख रहा है क्या, वहां पहुंचाता था। ये इनकम मेथड आपको कहां पहुंचा रहा है, कैलकुलेशन जो आ रही है, रेंट, पहले तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये मोटा मोटा चार्ट ले रहा हूं मैं, तो आपको एनडीपीएफसी की कैलकुलेशन आ रही है ये, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पर आप पहुंच गए। अभी इस चार्ट हेल्प कर देगा आपकी, जहां भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी क्वेश्चन बोलेगा जीएनपीएफसी निकालो, पहुंच जाओगे क्या, जीडीपीएफसी निकालो, एनएनपीएफसी निकाल लोगे, सब जो दे रखा है उसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मोटा मोटा 4 बातें पहले भी समझाई गई थी। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, यानी एनआईटी को ध्यान में रखो, मार्केट प्राइस में एनआईटी है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं है तो माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट से जाना है तो ऐड कर दो एमपी की तरफ, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है, एनएफआईए नहीं है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, किसी क्वेश्चन में टू अब्रॉड भी दे देता है, तो फ्रॉम वाले तो सब ऐड होते हैं, सब दिख रहे हैं, प्लस के साइन दिख रहे हैं, क्योंकि सब फ्रॉम अब्रॉड एज्यूम्ड है। टू अब्रॉड लेते ही इसको माइनस कर देते हैं, क्वेश्चन में दे देगा मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आपको क्या करना है, सर ने मेरे को समझाया था कि फ्रॉम अब्रॉड तो ऐड होता है, टू अब्रॉड को माइनस करते हैं। तो छोटी छोटी सी बातें जो बताई जा रही हैं उनको ध्यान रख लें, और जो बताया जाता है कि जब ये वीडियो चल रहा होता है तो हम कोई नॉवल तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें बहुत डिटेल चलती है, लिखते कम है, हमको समझना ज्यादा पड़ता है, तो वो पेंसिल से आप लिख सकते हैं नोट्स, सर ने क्या क्या बता रखा है, दैट विल बी बेनिफिशियल। थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे ना हम, तो वी विल डेफिनेटली स्कोर। अभी तो हमारा, आपको पता है कि इस बार हाईएस्ट स्कोर क्या गया है इकोनॉमिक्स में, 99 मार्क्स,
तो मुझे आई एम वेरी श्योर कि इस बार 100 का बैरियर, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 100 का बैरियर आराम से इसको तोड़ सकते हैं और पहुंच सकते हैं। 99 जो स्कोर किया है, इट मींस यू पीपल कैन आल्सो स्कोर। बस थोड़ा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत होती है। कंप्लेन तो कोई भी कर सकता है ना कि वीडियो क्लास आ रही है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास होते हैं जो कंप्लेन करते हैं। थोड़ा सा हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करेंगे, थोड़ा सा चार्ट को रटने की कोशिश करोगे तो देखो याद तो होगा नहीं, रट्टा तो नहीं मारा जा सकता। कंसेप्ट को समझोगे, मैं जो 3 बताता हूँ बार बार, क्या बोलता हूँ मैं, डोमेस्टिक से नेशनल, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, और ग्रॉस से नेट। 4 भी नहीं हुए, 3 ही है तो, ठीक है। और छोटी छोटी जो बातें बताई हैं, एरोस के लिए क्या बोला है मैंने, एरोस जिस डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहे हैं वो साइन लेना है, अभी जो चार्ट में दिख रहा है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, वो तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी वापस से हम आते हैं, इनकम मेथड कर रहे थे हम। अभी हमने क्या सीखा, हमने एक बात और सीखी कि इसमें मेन कंपोनेंट्स भी हैं, सब हेड्स भी हैं। एक बार तो हमने इसको पूरा कंपोनेंट्स को देखा, फिर इसमें एक ऑपरेटिंग सरप्लस मेन हेड आ गया, जिसमें ऐसे बोला वो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का सम होता है। तो अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है तो यानी वो मेन हेड एक बार काउंट कर लिया है, तो आप फिर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट में से कुछ भी दे रहा है तो वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, तो आपको नहीं लेने, एक्स्ट्रा एंट्रीज मिलती हैं। ये तो आप सीख चुके हो, आपने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करे हैं प्रोडक्ट मेथड के, उसमें आपने देखा था कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज मिल रही थी जो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। तो ऐसा नहीं कि एंट्री मिल रही है तो सारी यूज करनी होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, कुछ एंट्रीज एक्स्ट्रा होती हैं। मिक्स इनकम हम देखेंगे क्या है। ऑपरेटिंग सरप्लस को समझने के लिए ये बता रहा है कि दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी जैसे मतलब एसेट है, ये एसेट बोल रहा है ये, तो एसेट पे जो मिलेगा वो हो सकता है रेंट हो लैंड के लिए, रॉयल्टी भी होती है, ये इसको हम बोलते हैं जैसे लीज पर जो दिया जाता है उस पर रॉयल्टी मिलती है, वो कई साल के लिए होता है। जैसे कोई होटल है वो 20 साल के लिए रॉयल्टी पे है तो वो भी हो सकता है। और रॉयल्टी जो होती है वो और एसेट्स पे भी होती है, जैसे हम बोले लिटरेचर है, कोई बुक है तो उस पर भी रॉयल्टी पब्लिशर्स को मिलती है। तो एसेट है क्योंकि प्रॉपर्टी जिसकी है, ओनरशिप जिसके पास है। और इंटरेस्ट तो फंड्स पर मिलता है। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, यानी एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन, उसको क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को इस तरह समझा जाता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज प्रॉफिट। इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग, जो हम बोलेंगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो इनकम जनरेट हुई है, और वो तो क्या सर्विस भी है, सर्विस के लिए तो हम वेजेस बोल ही रहे हैं, लेकिन हाँ वो ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता है। ये आ गया अब मिक्स्ड इनकम, जो हमारे को एक स्लाइड में आपको बता रहा था, डिटेल में समझेंगे। देखो इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इसमें, ऐसा लिखा है सिंस अकाउंट्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल, यानी ऐसे कह रहा है कि बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स का अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है। देखो ये तो वो है जो एस्टिमेटेड है, जो सरकार के पास जा रहा है, और यानी जैसे इनकम टैक्स जो भर रहे हैं वो एक एक हेड में भरते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसको कैलकुलेट कर लेती है। लेकिन इसमें ऐसा लिख रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एस्टिमेटर्स टू क्लियरली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये कंपोनेंट्स को। हाँ, इसमें ये भी है कि डिटेल में जब भरा जाता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हैं वो भी डिटेल में भरते हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है हेड्स, तो वहां से उठा लेते हैं, वो वहां से ले लेते हैं एस्टिमेटर्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बैंक में तो डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन सारे हेड्स अवेलेबल नहीं है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं, 2-3 नीचे दिख रहे हैं, डॉक्टर्स दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आपने देखा क्लिनिक पर जब आप जाते हैं तो वो आपको जो है वो आप उसको पेमेंट कर देते हैं, लेट से पर विजिट 300 रुपीज़। तो ऐसा उसके 100 पेशेंट आए उसके पास, तो इस तरह 30,000 हो गए। तो अभी वो 30,000 को उस दिन जमा करा देंगे वो डॉक्टर साहब। अब ये किस हेड में गया है, ये इनकम कहाँ से हुई है, तो उसका कोई सब हेड्स नहीं मिल पाते। सब हेड जब मैं बोल रहा हूँ तो वो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की बात हम कर रहे हैं।
तो दोबारा से हम देखेंगे, सिंस अकाउंट्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स आर नॉट अवेलेबल टू द एस्टिमेटर्स एंड आल्सो सिंस द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डिफर, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एस्टिमेटर्स टू क्लियरली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स सब समझ में आ चुके हैं कौन से हैं इनकम मेथड के। Therefore, in such cases where total factor payment is estimable, यानी वो तो पता है इनकम तो जो पेमेंट हुई है जो इनकम हुई है तो पता है, बट नॉट इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कौन से? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, एंड एडिशनल फैक्टर पेमेंट आइटम कॉल्ड मिक्स्ड इनकम इज एडेड। Since this problem arises mainly in case of self-employed people like doctors, this factor payment is popularly called mixed income of self-employed। तो इसका पूरा नाम क्या बोला जाता है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसको भी ऐड करके उस एस्टिमेशन को कंप्लीट करते हैं एस्टिमेटर्स। अब देखें अब कैसे फॉर्मूला काम कर रहा है, ये न्यूमेरिकल के लिए देख रहे हैं। मैंने बोला था सबको ऐड करना पड़ेगा। एनडीपीएफसी क्या है? डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट हुई है। इसमें ऐड क्या करा आपने? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये कंपोनेंट सीख चुके हैं आप। रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम। कोई कंपोनेंट नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम उसको हटा देंगे फॉर्मूले में से जब हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह एक फॉर्मूला और क्या बना, अगर मैंने रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हटा दिया तो क्या गया? ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। लेकिन नोट में देखो क्या लिख रखा है, प्रॉफिट के भी सब कंपोनेंट्स हैं। तो ये अब डबल काउंटिंग का काम फिर से सीखना है। डिविडेंड पेमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट में से जो डिविडेंड की पेमेंट की जाती है। ये जहाँ तक हम जो कंसेप्ट समझेंगे ये कॉर्पोरेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जिनके शेयर्स होते हैं कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में, उन शेयर्स के बदले जो कॉर्पोरेट्स हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट होता है। अच्छा, आप क्यों शेयर लेंगे आप बताएं मेरे, आप किसी कंपनी का शेयर क्यों लेंगे? डिविडेंड के लिए। तो यानी एक तरह की इनकम है ना ये, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड की पेमेंट कर दी जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख दिया उसका दूसरा नाम। तो इतने सारे नाम है, ध्यान रख लेना एक ही के, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कैसा भी न्यूमेरिकल में यूज हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है? प्रॉफिट जो रखा है तो इन तीनों में से कोई नहीं है। ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब है कि प्रॉफिट में से एक पार्ट जो कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है वो उसको फर्दर प्रोजेक्ट में उसको एलोकेट करेंगे, इसलिए उन्होंने सारा प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। प्रॉफिट का एक पार्ट किधर रख लिया है? अनडिस्ट्रीब्यूट किया है, रख लिया है। किस लिए? फॉर फर्दर प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। और लास्ट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। जो ये प्रॉफिट का जो कंपोनेंट ले रहे हैं ये टैक्स से पहले का है या पहले का नहीं है? क्या दिख रहा है? क्योंकि इसमें टैक्स इंक्लूड है, इसका मतलब ये क्या समझ में आया हमारे को? जो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स हैं, प्रॉफिट एक ले लिया, आप कैसे लिखेंगे इसको? डिविडेंड पेमेंट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। यानी कि इस प्रॉफिट में टैक्स भी इंक्लूड है। ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स नहीं है। तो थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है। ध्यान क्या रखना है, ये इतना डिटेल में बोले मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो इतना समझना है, ये प्रॉफिट के पार्ट हैं। ये कॉर्पोरेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाता है इसको। इसमें जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो वो क्या करेगा? कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट भी दे देगा, डिविडेंड भी दे देगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डिविडेंड नहीं लेना, डबल काउंट हो जाएगा ना। प्रॉफिट ले लिया तो उसमें तो सब कुछ है ना। मैंने क्या बोला आपको? प्रॉफिट इज इक्वल टू डिविडेंड पेमेंट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो आप दो बार लोगे तो क्वेश्चन गलत हो गया ना। वो डबल काउंटिंग करवा रहा है आपसे, कोशिश करवाता है बार बार। ऐसे ऑपरेटिंग सरप्लस में ध्यान रखना है, ऐसे कंपनसेशन में ध्यान रखना है। बात खत्म हो गई। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखो एक बार, क्या क्या दिख रहे हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिख रहा है, रेंट देखो, कंफ्यूज करने के लिए डिविडेंड भी दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया। देखो क्या इंक्लूड करोगे? प्रॉफिट को करेंगे, डिविडेंड को नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, इसको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इंटरेस्ट दे रखा है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दे रखा है। और निकालना क्या है? नेशनल इनकम। यानी नेशनल इनकम को हम कैसे समझते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपीएफसी। तो ये जो आपको कंपोनेंट्स है वो कहां तक लेके जाएंगे? एनडीपीएफसी। देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ले लिया, देखो 2000, 400 रेंट दिख रहा है, 500 इंटरेस्ट, कहां पे दिख गया? 900 प्रॉफिट ले लिया, डिविडेंड नहीं लिया। समझ में आ गया क्यों नहीं लिया? डबल काउंटिंग हो जाएगी, प्रॉफिट में डिविडेंड इंक्लूडेड है। और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कहां पर है? 7000, सबको ऐड करा, कितना गया? 10,800। इसको बोलेंगे क्या? एनडीपीएफसी, यानी डोमेस्टिक इनकम। पहुंचना कहा? एनएनपीएफसी पे। चार्ट याद आ रहा है क्या? देखो जाना नहीं है चार्ट पे, उसको आपको
टिप्स पे होना चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आपको जाना है एनपीएफसी पर, तो आपको पता है चार्ट में किधर जाना है। इधर वाले सब लेफ्ट वाले क्या थे, डोमेस्टिक थे। राइट पे जाना है तो एनएफआई ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर लिख रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो मैंने आपको समझाया था वो सब प्लस का साइन तब आता है जब फ्रॉम अब्रॉड होता है, तो माइनस लगा दिया मैंने, टू अब्रॉड देखकर माइनस करते हैं। आ गया, काम खत्म हो गया। तो छोटा सा ट्रिक तो इसने क्या करी हमारे को, एक तो यहाँ पर हमारे को कंफ्यूज करा डिविडेंड में, दूसरा करा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में। छोटा सा कंफ्यूजन हमारे को दिया और 3 मार्क्स मिलेंगे इसके, इतना सा करने पर। 10,750 NNPFC यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, एंड द अदर नेम इज नेशनल इनकम। आंसर 10,750 समझ में आ गया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। इसमें वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, रेंट, अब आ गया देख लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंफ्यूज कर दिया फिर से क्या? अभी मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में, मेन हेड कौन सा है, वेजेस एंड सैलरीज है या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है? बताइए आंसर क्या है। तो जो मुझे अटेंटिवली सुन रहे थे उनको समझ में आ गया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, वेजेस एंड सैलरीज कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। दूसरा क्या लिखेंगे, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट सबसे नीचे। कैलकुलेशन क्या आएगी, क्या लिखेंगे उसको, एनडीपीएफसी क्वेश्चन में। लेकिन कैलकुलेट क्या क्या करवा रहा है, जीडीपी एमपी करवा रहा है और एनएनपीएफसी करवा रहा है। तो सिंपल है, एक बार देखते हैं। सारा ले लिया हमने, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। कैलकुलेट करने पर हमें मिला 1695, एनडीपीएफसी बोला इसको। अब क्योंकि आप एनडीपीएफसी पर तो ये कंपोनेंट पहुंचा देते हैं, पहुंचना कहां है, जीडीपी एमपी। अब बताओ मेरे को, चार्ट नहीं देखना है, बिना चार्ट देखे टिप्स पे लेना है उसको। एनडीपीएफसी पे हो तो पहले मार्केट प्राइस पे आएंगे, एनडीपीएफसी से एनडीपी एमपी पे आएंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन नहीं लिख रखा है क्वेश्चन में, देखो नहीं लिख रखा है, फिर क्या करें, मुझे तो दिख रहा है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो न्यूमेरिकल्स में कहीं कहीं डेप्रिसिएशन की जगह कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जब आपको लिखा हुआ आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा ये डेप्रिसिएशन को रेफर किया जा रहा है, दूसरा नाम है डेप्रिसिएशन। तो मैंने आपसे यहाँ क्यों बोला, क्योंकि आप नेट पर हो, नेट फिक्स्ड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर हो, तो मार्केट प्राइस पे आने के लिए एनआईटी यूज होता है। यही मैंने पहले भी बोला था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट के पास एनआईटी नहीं है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, इसको ऐड करो मार्केट प्राइस पे आ जाओगे। देखो प्लस हो रहा है लेकिन माइनस का 40 क्यों आ रहा है, उसकी कैलकुलेशन ही इस तरह की। देखो आगे लिख रखी है, एनआईटी इज इक्वल टू इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इंडायरेक्ट टैक्सेस 35 है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, सब्सिडी 75 है, तो उनको ले लिया, कैलकुलेट करा तो माइनस 40 आया। तो वो तो जो आया ना था वो साइन हमने लिख दिया, प्लस का साइन, क्योंकि हमारा हमको चार्ट इस तरह से बता रहा है कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आते हैं तो प्लस का साइन आता है। लेकिन जब मैथमेटिकली सॉल्व करा तो माइनस करना पड़ा हमें, तो 1655 आ गया। अब लेकिन नाम क्या रख दिया, एनडीपी एमपी। डेप्रिसिएशन को ऐड करा तो जीडीपी एमपी। दूसरा क्वेश्चन था नेशनल इनकम, तो वो इस चार्ट से हम डायरेक्टली तो फ्लो चार्ट से नहीं पहुंच सकते, लेकिन नेशनल इनकम है हमारे पास 1695, सॉरी डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी। उसमें हमने सीख रखा चार्ट में एनएफआई। कौन सा चार्ट में रेफर कर रहा हूँ ये बार बार, वापस जाना है क्या मेरे को, 5, 7, 8, 15 साइड पीछे जाना पड़ेगा। अभी सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे से स्टडी बेस पे पूछ लेना डाउट, सर आप कौन से चार्ट को रेफर कर रहे थे। वैसे आ रहा है सबको मुझे, आई थिंक यू ऑल आर स्टडिंग वेल एंड सिंसियर इनफ। जिसको बोलते हैं वेल डायरेक्टेड इंडिविजुअल्स, इनको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है कि तभी पढ़ाई करेंगे, अपने आप भी करते हैं। ठीक है, पहुंच गए नेशनल इनकम तक। एनएफआई ऐड करा है, क्यों माइनस क्यों करा है आपको, माइनस का 30 है इसलिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 30, तो माइनस 30 लगा दिया, प्लस करते हैं, वो तो चार्ट की वजह से प्लस का साइन आता है, लेकिन मैथमेटिकली सॉल्व करा तो माइनस करना पड़ा हमारे को। 1665 हमारे पास आ गया नेशनल इनकम। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। अब आ गए बोर्ड के क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग, 2 बार आया लगातार, 2019, 2020। डिफाइन द फॉलोइंग फॉर 2 मार्क्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको सॉल्व करना है और मेरे को भेजना है। एक स्लाइड में मैंने लिखा हुआ अभी आपको दिखाया था, ये आपको क्वेश्चन करना है और ये स्लाइड आपको मेरे को भेजनी है, जो आप पेज में जिसमें करेंगे। उसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पिक्चर ही भेज देते हैं उसके, दैट इज आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट। सो
So all of you are requested to, this is homework and you have to send to me to स्टडी बेस। मैसेज का ऑप्शन जो है उसमें अटैच, फाइल अटैच करने का भी ऑप्शन होता है। आप अपनी कॉपी की जो पेज की पिक्चर लेकर भी उसको भेज सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके, इसमें लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम। देखो क्या क्या दे रखा है, कुछ हेल्प की जरूरत है क्या? हिंट दूं मैं? देखो एक थोड़ा सा हिंट तो है, ऑपरेटिंग सरप्लस का ध्यान रखना, उसके सब हेड्स दे रखे हैं क्या वो भी ध्यान रखना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन का कुछ मैंने वीडियो के शुरुआत में बात करी थी, थोड़ा सा ध्यान रखना। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है तो माइनस होगा और साथ में माइनस का साइन ये भी आएगा। तो छोटी छोटी दो चार बातें, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आ गया, इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। छोटी छोटी मैंने बातें बताई हैं, हिंट दी हैं आपको, तो ध्यान रखना है और मुझे सॉल्व करके भेजना है। तो जो मेरे को सॉल्व करके भेजेगा उसको मैं आंसर की साथ के साथ भेज देता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस। जो नहीं भेज रहा है उसके बाद आंसर की भी नहीं आ रही है तो वो बैठे घर पे, नहीं पढ़ना है। तो जो सॉल्व कर रहा है एफर्ट अपनी तरफ से, एक जेन्युइन एफर्ट है उनके पास। गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, गलती पे कोई नंबर थोड़ी मिल रहे हैं यहाँ पर कि गलत हो रहा है तो उस पर नंबर काट रहे हैं तुम्हारे। आपको एक आंसर की मिल जाती है और आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आता है कि आपने सही करा है गलत करा है। तो दैट्स द मेथड। दोज विल सेंड दिस क्वेश्चन सॉल्व, they will only get the answer key. Precautions, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है इनकम मेथड में? पहला क्या लिखा है? अवॉइड ट्रांसफर्स। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट्स बाय द ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स। क्या समझना है? नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो देख लिया ना आपने, फैक्टर पेमेंट्स उधर भी डोमेस्टिक भी ली थी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ली थी, लेकिन कौन सी ली थी? फॉर विच सर्विसेज आर रेंडर्ड। सर्विसेज मतलब प्रोडक्शन की, जिन्होंने बोला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एनी पेमेंट फॉर विच नो सर्विस इज रेंडर्ड, यानी जिसके लिए कोई सर्विस नहीं दी गई है, इज कॉल्ड ए ट्रांसफर पेमेंट एंड नॉट ए प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो ट्रांसफर पेमेंट कभी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिफ्ट्स के लिए कोई सर्विस नहीं दी गई है, डोनेशंस, चैरिटीज। सिंस ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट ए प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो याद रहेगा ये प्रिकॉशन, क्या ध्यान रखनी है? ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, अवॉइड ट्रांसफर्स। सेकंड क्या लिखा है देखो ध्यान से, अवॉइड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स के लिए इसलिए कह रहा है कि उनको इंक्लूड कर लिया गया जब वो फर्स्ट हैंड थे। यू गेटिंग माय पॉइंट? उनका एस्टिमेशन आ चुका है तो उनको दोबारा से क्यों सेकेंड हैंड गुड्स को आप इंक्लूड करवा रहे हो? जब वो एक डबल काउंटिंग कंसेप्ट है, फिर से एक बार जो इंक्लूड हो चुका है, काउंट हो चुका है, उसको दोबारा काउंट करवाना। तो सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि फॉर इनके लिए कोई सर्विसेज रेंडर नहीं की गई हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड कार्स, नहीं इंक्लूड करेंगे। ओल्ड हाउसेस, बॉन्ड्स, अब ये एसेट आ गया। डिबेंचर्स, ये एसेट आ गया। डिबेंचर मतलब जो एक तरह का लोन ले रखा है फर्म ने, उसके लिए, जिसको हम डिबेंचर बोलेंगे, डेट फंड होता है ये। तो उधार लिया हुआ और उसके उधार के लिए जो है वो डिबेंचर्स जो है फर्म, उसके लिए उनको पेमेंट करती है डिबेंचर्स। These transactions are not the production transactions. So any income arising from these sources is not the factor income. ठीक है? एक तरह का लोन है, ऐसे समझ लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है। डिबेंचर्स मतलब लोन है, एक तरह का उधार ले रखा है। उसके लिए क्या सर्विस दी थी? उधार लेने के लिए कोई सर्विस लेते हैं क्या? कुछ सर्विस नहीं देते हैं। तो क्या समझ में आया? एक तो सेकेंड हैंड वाले नहीं होते हैं, एक ये फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे शेयर्स भी हो गए, शेयर्स भी नहीं लेंगे इसमें। बॉन्ड्स जैसे आ गए ना, शेयर्स है ये। शेयर्स के लिए कौन सा सर्विस रेंडर की गई थी, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इनकम में। यानी इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, और इनकम फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स, दोनों को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि दोनों ही क्या है, एग्जाम्पल क्या है, नॉट द प्रोडक्शन ट्रांजेक्शन्स। तीसरा क्या है? इंक्लूड इनकम फ्रॉम सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट। जैसे व्हेनेवर
व्हेन ओनर लिव्स इन हिज ओन हाउस ही डज नॉट पे एनी रेंट। सही बात है, ओनर रेंट की पेमेंट नहीं कर रहा है, बट इनफैक्ट ही पेज रेंट टू हिमसेल्फ, ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। इसको इम्प्यूटेड वर्ड भी आ रहा है बुक्स में, कहेंगे एस्टिमेटेड भी बोल सकते हैं। सिंस रेंट इज ए पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इवन दो रेंडर टू ओनर हिमसेल्फ, इट मस्ट बी काउंटेड एज फैक्टर पेमेंट। ठीक है, एस्टिमेट जो है उसका निकालेंगे, इम्प्यूटेड जो वैल्यू है निकालेंगे और उसको इंक्लूड करेंगे सेल्फ कंज्यूम वाले को। जैसे हाउस की एग्जांपल, जो भी रेंट होगा उसके हिसाब से कैलकुलेशन एस्टिमेट की जाएगी। लास्ट क्या है, इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये वैसा ही कंसेप्ट है, वो सेल्फ कंज्यूम भी है, यहाँ इसमें फ्री सर्विसेज वो दे रहा है। ओनर्स वर्क इन देयर ओन यूनिट्स, यहाँ तो समझ में आ गया, बट डू नॉट चार्ज सैलरी। ओनर्स प्रोवाइड फाइनेंस बट डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट। ओनर्स डू प्रोडक्शन इन देयर ओन बिल्डिंग बट डू नॉट चार्ज रेंट। खुद से थोड़ी लेंगे। ऑल्दो दे डू नॉट चार्ज येट द सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड। सर्विसेज दी गई हैं, कैसे दी गई हैं, मतलब हाउस ने सर्विस दी है जिसके लिए रेंट था पेमेंट, ओनर ने सर्विस दी है जिसके लिए वेजेस था, सैलरीज थी, और क्या है, फाइनेंस है तो उसके लिए हमने कैपिटल बोला है तो उसके लिए इंटरेस्ट है। द इम्प्यूटेड यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दीज मस्ट बी इंक्लूडेड है। इनका एस्टिमेट निकालो और इंक्लूड करते हैं एस्टिमेट। ठीक है, अब बोर्ड का सवाल एक और आ गया 2017 का 6 मार्क्स के लिए। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल एस्टिमेट, अभी अभी पढ़ा है तो 6 मार्क्स के लिए देख लो। 2017 में आया तो 2021 में नहीं आ सकता क्या। और ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन जो है ये भी पहले किसी ईयर में पूछा गया है, तो मैं इसको कंफर्म करके आपको बताऊंगा, लेकिन है ये बोर्ड का सवाल। तो इसको अभी बिकॉज आई एम नॉट कंफर्म फ्रॉम विच ईयर दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, तो आप इसको एक्सरसाइज मान लेते हैं, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आपको कंपोनेंट्स बताने हैं, फिर स्टेट करने हैं। इसके लिए 4 मार्क्स के लिए सवाल है ये। आगे इंस्ट्रक्शन आ गई, राइट दी स्लाइड्स एज नोट्स। ये तो बार बार समझाया जा रहा है और अब तो कॉपी मांगी ली गई है, आपको लास्ट डेट दे दी गई है, थोड़ा सा तो अब क्योंकि उसके लिए अब असेसमेंट है, मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, इंटरनल असेसमेंट है। और प्रोजेक्ट के लिए भी सेम यही है, तो आपको टाइम पर जो भी लास्ट डेट दी गई है उससे पहले भी दे सकते हैं, और दैट इज ऑन और बिफोर बोला जाता है हमेशा। ऐसा नहीं कि लास्ट डेट का जिनका काम हो गया वो भेजते जाओ, स्कैन करके भी PDF फॉर्मेट भी भेज सकते हैं और पिक्चर लेके भी भेज सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोर्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया है कौन से भेजने हैं मेरे को। एक तो ये तो अब स्लाइड्स ही हैं तो इनको तो भेजने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो ये न्यूमेरिकल भेज देना। एक तो ये वाला, ठीक है। और ये बोर्ड का सवाल, ये भी स्लाइड में आ गया था, और ध्यान से पढ़नी है प्रिकॉशंस, ठीक है। थैंक यू and God bless you. So we have completed the second method of estimating national income. पहला क्या था, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। इसके आप न्यूमेरिकल्स, अब क्या है, एक प्रैक्टिस कॉपी बना लो। इसको इकोनॉमिक्स की फेयर कॉपी में सिर्फ जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं सिर्फ वही करने हैं, और वो भी अगर चेक हो गए हैं तो, जो आपने मेरे को स्टडी बेस में भेजकर चेक करवाएं। अदरवाइज जिनके चेक नहीं हुए हैं उनको उसको चेक करवाना है। और खैर अब तो वो क्वेश्चन भी नहीं है, अब तो वैसी सारी कॉपी आपको भेजनी पड़ रही है। वो तो एज ए प्रोसेस, एज ए पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अभी क्या ध्यान रखना है, एक प्रैक्टिस कॉपी आप बना सकते हैं, क्योंकि अब न्यूमेरिकल बेस्ड जो चैप्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। तो आप वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिमिलरली अब आपको इनकम मेथड के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और आप सॉल्व करके जहाँ प्रॉब्लम आए मेरे से बात कर सकते हैं, वो पिक उसकी भेज सकते हैं अपनी कॉपी की पेज की। आई विल रिवर्ट यू बैक एज अर्ली एज पॉसिबल। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।